Welcome once again. Very good afternoon. I hope you all are hale and hearty. It's time for vocabulary session. It is our second session. हमारा पहला सेशन कल हमने किया था. आज लेक्चर नंबर 2 है vocabulary का. एक कहावत मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मेंशन करता हूँ हिंदी में, आगे दौड़ पीछे छोड़. इंग्लिश में हरी मेक्स करी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जिसका अर्थ होता है आगे का करते जाओ पीछे का भूलते जाओ. तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना. ये नहीं होना चाहिए कि आज के जो शब्द हैं वो हम सीखें और कल के शब्द हम भूल जाएं. उसी तरह कल फिर कुछ नए शब्द सीखें और आज वाले शब्द भूल जाएं. क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो हमारी रोज़ की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो बिफोर वी मूव अहेड, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको कल में से कितने शब्द याद हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके अर्थ याद हैं नहीं हैं. कल में से कितने शब्द याद हैं वो भी एक बड़ी चीज़ है. उससे मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा वेदर यू आर रेगुलर और नॉट, वेदर यू वर्क हार्ड और नॉट. आप कमेंट्स में लिखें कल हमने कौन कौन से वर्ड्स किए थे. Downside, supervision. Very good afternoon, very good afternoon. Rejuvenate, provision, parish, counterpart, win-win situation, deplete, distract, प्रोडक्टिविटी, ओकेशनल. यस एग्जैक्टली. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप ये शब्द कहीं से देखकर बोल रहे हैं या फिर आप इसे अपनी मेमोरी से बोल रहे हैं. यू नो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है. हमारा गोल है इस वक्त जो मेरी मेमोरी में है, जो मैं जानता हूँ, जो वोकैब मुझे आती है, जो ग्रामर मुझे आती है, जो नॉलेज मेरे पास है, मैं उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ. गोल यही है जो मेरे माइंड में है वो आपके माइंड में आ जाए. लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा. मैं उसे पहले डॉक्यूमेंट्स में लिखता हूँ, वोकैबलरी की थोड़ी सी कलेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, एसेज, क्यू कार्ड के रिस्पॉन्सेज, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज, थोड़ा थोड़ा डोज मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ. आप उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं और उसे रिपीट कर कर के धीरे धीरे वो चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी. सो ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं है कि मेरे माइंड की चीज़ें सीधा आपके माइंड में आ जाएं. और इसमें सबसे जो अहम स्टेज है वो है रेपिटिशन. until unless you repeat everything, whatever we are doing every day, every single day, in every lecture, you have to repeat it. एक 5 रेपिटिशन फार्मूला मैं अक्सर अपने स्टूडेंट के साथ फॉलो करता हूँ. 5 रेपिटिशन का मतलब है 5 बार एक चीज़ को रिपीट करना है, वो चाहे सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, चाहे वोकैबलरी हो. पहली बार जिस दिन हुआ है उस दिन शाम को या रात को अपने लेवल पे, जैसे मान लो अभी हम वर्ड्स कर रहे हैं तो इन वर्ड्स को मान लो 15 वर्ड्स हुए या 16 हुए, और जो भी एग्जाम्पल आप समझेंगे या आप बनाएंगे
उन्हें आज ही रात को एक बार और देखना है, तो एक रिपीट हो गया। फिर कल के दिन में एक बार और वो एग्जाम्पल देखने हैं, 2 बार हो गया। फिर इस हफ्ते के एंड में, वीकेंड पे जितने भी वर्ड्स हुए हैं उन सभी को एक बार गो थ्रू करना है, 3 बार हो गया। फिर महीने के एंड में, यानी कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा महीना आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जितने भी वर्ड्स हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ में, हो सकता है आपको महीने के एंड में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगे, लेकिन 500 वर्ड्स हैं या 700 वर्ड्स हैं, जितने भी कलेक्ट हुए हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, उन सब के वो सेम एग्जाम्पल्स जो इस वक्त हम कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, उनके साथ एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए। 4 बार हो गया। और फाइनल रेपिटेशन कब लगेगा? जब आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे अपने फाइनल आइल्स एग्ज़ाम में बैठना है, मुझे आइल्स एग्ज़ाम के लिए जाना है, उस वक्त तक वो आपकी मेमोरी बन चुका होगा काफ़ी हद तक, जो कि हमारा टारगेट था। मेमोरी में जाना ज़रूरी है हर एक लर्निंग का, हर एक एजुकेशन का, तभी फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वोकैब सेशन। आज भी कल की तरह कुछ शब्द हैं जिनके एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। Look at the screen. So now you are able to see there are around 16 words, 16 new words, और एक लिस्ट है पूरी आपके सामने। कल मैंने आपको ये बताया था कि लिस्ट के जरिए शब्दों को सीखने का तरीका गलत है। मैं दोबारा से आज फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको शब्दों को एक लिस्ट से नहीं सीखना है। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स दिए होते हैं, आपको उस तरह से वर्ड्स नहीं सीखने हैं। किसी और की वोकैब कलेक्शन की लिस्ट है, आपको उसे फॉलो नहीं करना है। ये वर्ड्स सीखने का गलत तरीका है। और सही तरीका क्या है? आप शब्दों को उनके एप्लीकेशन से निकालेंगे, जहाँ पे वो ऑलरेडी यूज्ड हैं, आप वहाँ से उसे निकालेंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह की स्थिति में क्या सेंस देता है, तभी आपको उन शब्दों के एप्लीकेशन का सही से अंदाज़ा होगा और आप भी उसी तरह से उसे अपने कम्युनिकेशन में, अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर पाएंगे। पर्पज़ है किसी चीज़ के एप्लीकेशन को सीखना। हमारे घरों में कोई भी चीज़ होती है, हम बाज़ार से कोई भी चीज़ लेके आते हैं। उदाहरण के लिए मैं किचन की अगर बात करूँ, अगर आप किचन में सोल्ट लेके आए, नमक लेके आए या स्पाइस लेके आए, कोई भी चीज़ क्यों लेके आए हैं हम? ऑब्वियसली हम उसे यूज़ करेंगे। नमक को यूज़ करना है हमें, मिर्ची को हमें यूज़ करना है, हल्दी को हमें यूज़ करना है, चाकू है उसे हमें यूज़ करना है, गैस सिलेंडर है उसे हमें यूज़ करना है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा उसका यूसेज क्या है, तब तक फ़ायदा क्या है? ऐसे ही शब्दों के केस में है, इनका यूसेज पता होगा तभी तो कुछ करेंगे, वरना क्या फ़ायदा लिस्ट को माइंड में, मेमोरी में ज़बरदस्ती डालने का, जब तक उनका एप्लीकेशन नहीं मालूम। तो एप्लीकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, और मैं कोई बात इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज का हमारा पहला वर्ड है, या पहला जो सेंटेंस है जिसमें से आप वर्ड्स निकालने वाले हैं। Owing to the advent of technology and mobile apps, a huge number of online ventures have emerged. Owing to, हालांकि ये भी एक वर्ड हो सकता है, वो अलग बात है कि आज मैंने इसे अलग से हाईलाइट नहीं किया, बट ये भी आप सीख जाएंगे। Owing to का मतलब होता है की वजह से, के कारण। Owing to the advent of technology and mobile apps, advent यानी कि शुरुआत, किसी चीज़ की बिगनिंग होना, टेक्नोलॉजी की शुरुआत से या मोबाइल ऐप्स की शुरुआत होने से, उसकी वजह से, उन दोनों की वजह से
अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑनलाइन वेंचर्स। अब यहाँ वेंचर आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। वेंचर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जोखिम, लेकिन यहाँ जोखिम नहीं, बिजनेस के सेंस में ये यूज़ हो रहा है, क्योंकि बिजनेस खुद एक जोखिम से भरा काम है, इसलिए वेंचर और बिजनेस को सिनोनिम की तरह यूज़ किया जाता है। तो ऑनलाइन वेंचर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेसेस। तो एक बहुत बड़ी संख्या में ऑनलाइन बिजनेसेस एमर्ज हुए हैं, यानी कि उनकी शुरुआत हुई है, उभर के सामने आए हैं। एमर्ज बहुत प्यारा शब्द है, एमर्ज। तो यहाँ दो शब्द जो मैंने हाईलाइट किए हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि दो नहीं, आपने 4 नए शब्द सीख लिए हैं। ओइंग टू, ये भी सीखने वाला है, राइट। एडवेंट हो गया, और वेंचर यानी कि बिजनेस के सिनोनिम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 4 शब्द एक तरह से इस पर्टिकुलर सेंटेंस से आपने सीख लिए। अभी आपको क्या करना है, आप कमेंट्स में मुझे इसके एग्जाम्पल लिख के बताएं। देखता हूँ कि कितने अच्छे से आप इन शब्दों के मीनिंग को समझ पाए हैं। मीनिंग समझना एक अलग बात है, उन शब्दों को किसी परिस्थिति में रख के उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करना एक दूसरी बात है। तो हमें दूसरी बात को फोकस करना है। ये एडवेंट मीन अराइवल, किसी चीज़ का वजूद में आना, किसी चीज़ का शुरू हो जाना। सो अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी और अराइवल ऑफ मोबाइल ऐप्स। हरमीत आप कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा। हरमीत, आप रेजोल्यूशन चेंज करें अपनी मोबाइल स्क्रीन का, उसे आप 144 की बजाय 240 या 360 रेजोल्यूशन पे देखें, या 480 रेजोल्यूशन पे देखें। उसमें आपकी इंटरनेट स्पीड मैटर करेगी। ओके अर्शदीप, आपने सेंटेंस बनाया है, ओइंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री विल प्रोसेस रैपिडली। आई थिंक आप प्रोग्रेस लिखना चाहते थे अर्शदीप। कंट्री विल प्रोग्रेस रैपिडली ओइंग टू द डेवलपमेंट, लेकिन ये थोड़ा रेपिटेशन हो गया। पहले आपने डेवलपमेंट लिखा हुआ है, कंट्री विल प्रोसेस रैपिडली, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सेंटेंस। सुमन, आपने बनाया है द एडवेंट ऑफ इंटरनेट इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट। यस, नाइस सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। ओइंग टू पैंडमिक अटैक ऑन वर्ल्ड वी डू ऑनलाइन वेंचर एट होम। अंजलि, कोशिश अच्छी है आपका सेंटेंस बनाने की, थोड़ा सा ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट नहीं है, अदरवाइज ऑनलाइन वेंचर सही है। ओइंग टू पैंडमिक, ग्लोबल पैंडमिक यू कैन यूज़ ओवर हेयर। वी डू, या वी शुड start, we should begin any online venture at home. Ventures. सो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कोशिश करें सेंटेंस बनाने की। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स सेंटेंसेस नहीं बना रहे हैं। ड्यू टू एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल फ़ोन, फिज़िकल इंटरेक्शन नाउ बिकम रेयर, नाउ हैज़ बिकम रेयर। यहाँ पे अगर आप इसे परफेक्ट में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये सेंटेंस ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस कम इनटू एडवेंट ड्यू टू कोरोना वायरस, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है मनवीर आपने सेंटेंस। रादर इसको ऐसे बनाने के, ड्यू टू कोरोना वायरस मैनी ऑनलाइन कोर्सेज हैव एमर्ज्ड। यहाँ पे एडवेंट की बजाय एमर्ज ज़्यादा बेटर सेंस देगा। कंपनीज एमर्ज्ड टू अर्न मोर प्रॉफिट, सही है, कंपनीज एमर्ज हो गई थी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। रादर आप इसे कॉन्टिन्यूटी में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एवरी न्यू डे more and more companies are emerging. The advent of growing technology is good for us. ये थोड़ा इनकरेक्ट है, द एडवेंट ऑफ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। जब वो ऑलरेडी ग्रोइंग है तो
एडवेंट वर्ड वहाँ पे सेंस नहीं देगा। ऑल अल्टीमेटली emerge एज डिफरेंट चैनल्स। रजनी आप कह रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा उसे और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक इट शुड बी बेटर नाउ। चलिए, गुड अटेम्प्ट फ्रॉम एवरीबडी। आगे चलते हैं। हम बहुत ज़्यादा वक्त एक सेंटेंस पे नहीं लगा सकते। आई हैव अराउंड 10 सेंटेंसेस और उन 10 सेंटेंसेस से हम तकरीबन 15 to 16 वर्ड्स सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स प्रोफेशनल्स आर इन बिग डिमांड। ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? चीज़ों का अपने आप काम करना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी अपने आप। जैसे पहले बैंक में आप पैसा लेने जाते थे तो एक पर्सन आपको बाकायदा पैसे गिन के देता था, लेकिन अब वहाँ पे एटीएम मशीन रखी गई है जो अपने आप ही आपको पैसा गिन के दे देती है। ये इसे बोलते हैं ऑटोमेशन, राइट। एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसे नहीं पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक तो होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन ने बहुत सारी ऐसी मशीनें, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स बना दिए हैं जो ह्यूमन के काम करने लगे हैं, ह्यूमन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एफिशिएंट काम करने लगे हैं। तो वो जो ह्यूमन की बनाई हुई आर्टिफिशियल चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होते हैं। और जो भी चीज़ बहुत इंटेलिजेंट तरीके से काम कर सकती है, जिसे ह्यूमन ने बनाया है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। रोबोटिक्स प्रोफेशनल्स आर इन बिग डिमांड। अब ये रोबोटिक्स प्रोफेशनल हैं कौन? जो इस तरह की पढ़ाई किए होते हैं, जो इस तरह की फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं रोबोटिक प्रोफेशनल्स। आर इन बिग डिमांड, वो काफ़ी डिमांड में है, उनकी काफ़ी मांग है इंडस्ट्री में। किस वजह से? क्योंकि ऑटोमेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे सीखने वाला शब्द क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ट्राई टू मेक एग्जाम्पल ऑन इट। It is demand for due to COVID-19 for the artificial intelligence. Make more sentences on artificial intelligence. I'm waiting for the example so that I can give you some suggestions how to make correct examples. सर प्लीज़ एक बार दोबारा समझा दो। अंजलि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधा सा मतलब है ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसा दिमाग जो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन के अलावा ह्यूमन का बनाया हुआ है, वो ह्यूमन ने तैयार किया है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, बनावटी, कृत्रिम, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रोबोट्स होते हैं, आपने फिल्म देखी होगी रोबोट, रजनीकांत वाली, तो वो रोबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दुनिया में बन रही हैं, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो ह्यूमन की जगह पे काम करती हैं, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक ह्यूमन्स life comfortable. Yes, they make human life comfortable. Robots are made by human and also example of artificial intelligence. Yes, this is correct. We are used to artificial intelligence in computer. ये थोड़ा सा, अगर ये सेंटेंस आप बना रहे हैं तो सेंटेंस के हिसाब से ये इनकरेक्ट है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी कैन सर्च एनी टॉपिक ऑन इंटरनेट। अर्शदीप, इसमें कौन सा वर्ड आपने यूज़ किया? Robots are example of artificial intelligence. Yes, they are artificial intelligence. Okay, that's good. Make sure कि आप
इसके और एग्जाम्पल बनाएं अपनी कॉपी में, रादर कि सारे एग्जाम्पल आप यहीं कमेंट्स में बनाएं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. Look at the new words. Third, of course, a person who puts his life at risk for the welfare of society should be compensated with proper wages. Of course, इसका मतलब होता है बेशक, इसमें कोई शक नहीं है. Of course, a person who puts his life at risk, एक इंसान जो अपना जीवन खतरे में डालता है. Put his life at risk, जो अपना जीवन खतरे में डालता है. For the welfare of society, समाज की भलाई के लिए. वेलफेयर का मतलब भलाई, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. शुड बी कॉम्पनसेटेड विद प्रॉपर वेजेस. भाई वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है तो उसकी भरपाई के लिए, उसके इतने बड़े एफर्ट के लिए उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए या उसकी भरपाई होनी चाहिए विद प्रॉपर वेजेस, यानी कि उसको तनख्वाह भी अच्छी मिले, उसको जो मेहनताना है वो अच्छा मिले. ये जो एग्ज़ाम्पल है मैंने एक ऐसे से निकाला है. उस ऐसे में बात चल रही थी कि किन की सैलरी कम होनी चाहिए, किन की ज़्यादा होनी चाहिए. तो बात यही थी कि जो सोल्जर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी लाइफ को ख़तरे में डालते हैं दूसरों के लिए, तो उनकी तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए. कम से कम वो अपनी सैलरी की तरफ से तो निश्चिंत रहें, सैलरी की तरफ से उन्हें ये ना लगे कि वी आर नॉट बीइंग पेड प्रॉपरली. तो या इस तरह से ये दो शब्द यूज़ हो रहे हैं, वेलफेयर भलाई और कॉम्पनसेट भरपाई होना या मुआवजा देना किसी को, या किसी की रिप्लेसमेंट में कोई दूसरी चीज़ से उसकी कमी को पूरा करना. तो ये दो वर्ड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द हैं आइल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी राइटिंग और स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सेंटेंस बनाएं. इंडिया इज़ अ वेलफेयर सोसाइटी. नहीं रजनी, ऐसे नहीं होता. इंडिया इज़ अ वेलफेयर सोसाइटी. Welfare means भलाई. Yes, that's correct. Political leaders should work for welfare of people. Yes, Manveer, this is correct. जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए. India is a diverse country which demonstrate lot of salaries according to their job or replacement. आर्यन, यहाँ पे वर्ड्स कहाँ हैं? इसमें वर्ड्स आपने मेंशन नहीं किए जो हम सीख रहे हैं, जो मैंने मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पर. इट्स वेलफेयर फॉर यू, वर्क हार्ड, इट्स वेलफेयर फॉर यू. अर्शदीप, नहीं, ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा. वेलफेयर को आप इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ इनकरेक्ट. हिज एंथुजियाज्म कॉम्पनसेट्स फॉर हिज लैक ऑफ स्किल. मोहम्मद, ये सही सेंटेंस है, यानी कि उसका जो जोश है वो उसके जो स्किल में कमी है उसकी भरपाई कर देता है. यानी कि आप कॉम्पनसेट के मतलब को अच्छे से समझ रहे हो और उसको आपने यूज़ भी अच्छे से किया है. मैन एंड वीमेन आर इक्वली कॉम्पनसेट विद प्रॉपर वेजेस. रजनी, आप सलाह दे रहे हैं या आप एक फैक्ट बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो आपको यहाँ पे अगर शुड लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेंटेंस. मैन एंड वीमेन शुड बी इक्वली कॉम्पनसेटेड विद प्रॉपर वेजेस. द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट न्यू लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक. सही है. डॉक्टर आर डूइंग वर्क फॉर आर वेलफेयर. अंजलि, सेंटेंस सेंस अच्छी दे रहा है बट इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्राफ्ट किया जा सकता है. आई विल डू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. अनमोल प्रीत, डेफिनेटली यू शुड वर्क. यहाँ पे डू लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सर, आई रोट आई आर. आर्यन, आप कह रहे हो मैंने आई आर लिखा है. IR. I don't know what you are trying to say. Okay, no problem. Let's move on to the next sentence or the next words. Fourth, in modern world, financial freedom is necessary in order to experience happiness. आज के इस आधुनिक युग में फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, पैसे की तरफ से स्वतंत्रता, यानी कि पैसे की कमी ना होना, पैसे की वजह से लाचारी ना होना ज़रूरी है. इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस. इन ऑर्डर टू होता है के उद्देश्य से, एक्सपीरियंस हैप्पीनेस होता है जीवन में खुशी को अनुभव करना, खुशी को ऑब्जर्व करना. तो सीधा सा मतलब है इस पूरे सेंटेंस का, फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूरी है भाई.
जेब में अच्छा पैसा होना ज़रूरी है अगर आज की दुनिया में आप खुशी का अनुभव करना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट द फ्रेज, द टर्म financial freedom is very important, that can be used both in your speaking or in your writing. So make sentences. Meanwhile जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर, उनको मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लेक्चर रोज़ में हो रहे हैं, सुबह से शाम तक चल रहे हैं, और आगे कॉन्टिन्यूटी में मुझे और बहुत काम करना है in terms of IELTS preparation for students who are studying online through YouTube with us. तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप एक्सेस करें गूगल प्ले स्टोर से, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. योर इंग्लिश टीचर के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है. मनवीर आप एग्जाम्पल बना रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग लग्जरियस लाइफ. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. किरण आपका सेंटेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वर्चुअल फॉर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ. किरण आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आप वर्चुअल किस सेंस में यहाँ यूज़ कर रहे हैं. फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग लग्जूरियस लाइफ, ये हो चुका है. सर टाइमिंग प्लीज़. विक्रांत आप किस चीज़ की टाइमिंग पूछ रहे हैं? अगर आप लेक्चर्स की टाइमिंग पूछ रहे हैं विक्रांत, अलग अलग टाइमिंग रखे हुए हैं. सुबह 10 बजे स्पेलिंग का सेशन होता है, 11 बजे स्पीकिंग मॉड्यूल से रिलेटेड सेशन होता है, 1 बजे राइटिंग का सेशन होता है, 3 बजे ये वोकैबलरी का सेशन रहता है, 4 बजे ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस का सेशन होता है, और स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए 2 सेशन होते हैं जो अंकुश सर लेते हैं. 10:30 बजे ग्रामर की प्रैक्टिस का सेशन रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक ग्रामर, नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, इनकी प्रैक्टिस होती है उसमें. और 12 बजे के टाइम पे वो जो कॉमन स्पोकन इंग्लिश के ग्रामेटिकल सेंटेंसेस होते हैं उनकी प्रैक्टिस बच्चों को कराते हैं, उसके बारे में बच्चों को समझाते हैं. तो तकरीबन सारा ही दिन हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू शुड स्टे कनेक्टेड. और अगर आप सच में सीरियस होकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब सिस्टमेटिक वे में एक एक करके आपको सभी डोजेस हमसे मिलेंगी. तो बी रेगुलर विद अस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 5th, people are able to use full potential of their mind in a state of happiness. People are able to use, ये आप वोकैबलरी के साथ साथ यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख सकते हैं. वो अलग बात है कि फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि आप वोकैब सीखें फ़िलहाल, लेकिन अगर आप ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस कहीं लिख रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको सेंटेंस भी सीखने को मिल जाएगा. पीपल आर एबल टू यूज़ फुल पोटेंशियल ऑफ देयर माइंड. पीपल यानी कि लोग इस योग्य हो जाते हैं कि अपने दिमाग का पूरा पोटेंशियल, पूरा दम, पूरी ताकत, पूरी शक्ति वो यूज़ कर पाते हैं इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जब वो खुश होते हैं. समझने की कोशिश करें. इस वक्त मान लो मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, तभी इस वक्त मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अपने पूरे पोटेंशियल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आप भी शायद खुश होंगे जो इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं, एग्जाम्पल्स बना रहे हैं. अगर कभी हमारा माइंड परेशान होता है तो मूड ही नहीं होता कुछ भी करने का. हमारा माइंड इंगेज रहता है, उस परेशानी के अंदर इंगेज रहता है, वो पूरे पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पाता. तो पोटेंशियल माइंड का भी होता है भाई, पोटेंशियल हर इंसान में होता है, ठीक है ना. इस वक्त कोरोना वायरस अपना पोटेंशियल दिखा रहा है भाई पूरी दुनिया को, कितने बिजनेस बर्बाद कर दिए, कितनी लोगों को उसने बहुत बुरी हालत में लाके छोड़ दिया है, और टाइम लगेगा इस चीज़ से उबरने में. तो पोटेंशियल का मतलब होता है दम खम, ताकत. There should be able to use full potential support. Doctors are excited about the new drug potential benefit. New drug potential benefits. आपकी कोशिश अच्छी है मोहम्मद, थोड़ा सा बीच में जो वर्ड प्लेसमेंट है आगे पीछे है. डॉक्टर्स आर एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द न्यू ड्रग, या अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द न्यू ड्रग. थोड़ा सा प्लेसमेंट को आप ठीक करेंगे तो ये सही हो जाएगा.
It depends on individual's choice if they want to do anything, like what kind of work. IELTS has potential to settle one's life in foreign country. मनवीर कोशिश अच्छी है आपकी सेंटेंस कि आइल्स में वो दम है कि एक बच्चा फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो सके. ही हैज़ पोटेंशियल टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. येस, दिस इज़ करेक्ट. योगा इज़ बेस्ट मेथड टू इंक्रीज बॉडीज़ पोटेंशियल. ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है किरण. पोटेंशियल इज़ मोर फॉर ब्लिस इन लाइफ. जसप्रीत, आई डोंट नो किस सेंस में आप इसे यूज़ कर रहे हैं. पोटेंशियल इज़ मोर फॉर ब्लिस इन लाइफ. टू गेट सक्सेस इन लाइफ वी आर 100% हार्ड वर्क. सुमन, इसमें कौन सा वर्ड आपने यूज़ किया है? आई एम नॉट एबल टू सी दैट. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड और द नेक्स्ट सेंटेंस. सिक्स्थ, देर आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स इन लाइफ विच एंश्योर हैप्पीनेस. जीवन में 4 वो अहम पहलू है. कुछ वर्ड मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन सीख आप सकते हैं उन्हें, जैसे आस्पेक्ट, पहलू, राइट. लेकिन यहाँ जो हाईलाइट मैंने किया है वो है एंश्योर, जो आज आपको सीखना है. एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को निश्चित तौर पर लेकर आना. तो इस सेंटेंस का मतलब है देयर आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स इन लाइफ. जीवन में 4 मुख्य पहलू हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आपको खुशी मिले, विच एंश्योर हैप्पीनेस. अच्छा, वो 4 पहलू क्या हैं? फिर आप भी बिल्कुल सोच रहे होंगे. वो 4 पहलू हैं. पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा है हेल्थ एंड फिटनेस, तीसरा है समाज में रिस्पेक्ट, और चौथा है रिश्तों में मिठास. तो ये 4 चीज़ें हैं. मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं इन 4 चीज़ों को प्रायोरिटी देता हूँ. एक बार दोबारा बोल देता हूँ, सीखने वाली बात है ये. हालांकि फ़िलहाल हम वोकैब कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की शिक्षा भी साथ में ही चलती है. 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आप कोशिश करो गेन कर पाओ. फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आपके पास पर्याप्त धन हो. दूसरा, आपके समाज में रिस्पेक्ट हो, 4 लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ना कि आपसे नफ़रत करें या आपकी बुराई करें. यानी कि आपके काम अच्छे होने चाहिए, तो रिस्पेक्ट अपने आप मिलेगी, राइट. तीसरा क्या है? आपके जो भी रिलेशनशिप हैं उन रिश्तों में मिठास होनी चाहिए. सबके साथ अच्छा रिलेशन, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, उनका रिलेशन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबके साथ. और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा धन है. हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने सुना होगा. तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए. तो ये these 4 थिंग्स एंश्योर हैप्पीनेस. तो बातों बातों मैंने आपको जीवन का एक फ़लसफ़ा भी दे दिया और आपको कंटेंट भी मिल गया. अगर कोई इस तरह का कोई टॉपिक आ जाता है स्पीकिंग में, राइटिंग में, तो आप ये 4 चीज़ें मेंशन कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल देखते हैं. शी फ्रोज देन लुक्ड अराउंड टू एंश्योर नो वन वॉज देयर टू ओवर हियर देम. ओके मोहम्मद, कई बार क्या होता है, जो सेंटेंस हम अपने माइंडसेट से बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला उस माइंडसेट को समझ पाए. हो सकता है आप जो लिखना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके सेंटेंस. यही मेन पॉइंट है. आइल्स के एग्ज़ाम में भी आप तो लिख देते हैं अपनी तरफ से एक सेंटेंस, लेकिन जिसे चेक करना है, अगर उसे वो समझ में नहीं आएगा तो वो चेक क्या करेंगे? आप इस चीज़ को ज़रूर समझें. आपको अपने हिसाब से नहीं लिखना उसे, ख़ासतौर पे आइल्स में, क्योंकि वो चेक होना है. तो आपको उसे एग्जामिनर के अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से लिखना है, इसलिए उसे प्रॉपर लिखिए जैसा कि वो होना चाहिए. और उस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे आने के लिए ही ये लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ. और आपको मेहनत करनी पड़ेगी आइल्स के स्किल के लिए, इंग्लिश के स्किल के लिए. फ्लुएंट इंग्लिश कैन इंश्योर टू गेट गुड बैंड इन इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन. फ्लुएंट इंग्लिश कैन इंश्योर, टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैन इंश्योर गुड बैंड इन इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन. पीपल कैन इंश्योर देयर बॉडी हेल्दी बाय योगा. मनवीर, इसमें गड़बड़ है कुछ. पीपल कैन इंश्योर अ हेल्दी बॉडी बाय डूइंग योगा रेगुलरली. देयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी इन लाइफ विच इंश्योर फ्यूचर. देयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी. अर्शदीप, ये ऐसे नहीं बनेगा सेंटेंस. स्टडी और एजुकेशन इन लाइफ इंश्योर अ सिक्योर फ्यूचर. तो आप लोग उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं कर पा रहे हैं. शब्द तो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती. सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो हमारा 4 बजे का लेक्चर होता है रोज़, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उस लेक्चर को आप ज़रूर अटेंड करें.
थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे रोज़, थोड़े थोड़े से सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे, लेकिन एज अ होल आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंप्रूव होंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। जो मैं कमी देख पा रहा हूँ, सबसे बड़ी कमी आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में है। वर्ड आप समझ रहे हैं, वर्ड्स आपको वैसे बहुत सारे और भी आते होंगे, लेकिन जब तक उसकी प्लेसमेंट ठीक से नहीं करेंगे तब तक फ़ायदा क्या है। ओके, नेक्स्ट 7 सेंटेंस देखते हैं। यहाँ 2 वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। आई बिलीव दैट पीपल वर मोर हेल्थ कॉन्शियस इन अर्लियर डेज। मेरा ये विश्वास है या मानना है कि पहले के दिनों में लोग ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक होते थे। बड़ा प्यारा ये फ्रेज़ है, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। काफ़ी यूज़ होता है ये स्पीकिंग में, राइटिंग में आपकी, क्योंकि राइटिंग में अक्सर हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं, स्पीकिंग में अक्सर हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये हेल्थ कॉन्शियस टर्म आप ज़रूर यूज़ करेंगे। दीज डेज देयर फिटनेस लेवल इज़ डिटीरियोरेटिंग रैपिडली। देयर यानी कि लोगों का फिटनेस लेवल, और आजकल उनका जो फिटनेस लेवल है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, यानी कि खराब हो रहा है, उसकी गुणवत्ता गिर रही है धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ रैपिडली वर्ड यूज़ किया, यानी कि तेज़ी से गिर रही है, और गिर भी रही है। हम बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं, ऊपर से टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिर हम पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी पाते, हम नींद ठीक से नहीं ले पाते, तो तरह तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब हमारा जो हेल्थ लेवल है, फिटनेस लेवल है, वो डिटीरियोरेट हो रहा है। ये वर्ड अपने आप में बहुत प्यारा है। एनवायरनमेंट डिटीरियोरेट हो रहा है, आप हेल्थ की बात की, वो डिटीरियोरेट हो रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस हैं, इंडस्ट्री, वो डिटीरियोरेट हो रही है आजकल कोरोना की वजह से। तो बड़ा अच्छा ये वर्ड है डिटीरियोरेट, यानी किसी चीज़ का खराब होना, किसी चीज़ की गुणवत्ता में कमी आते जाना, राइट। तो इनके एग्जाम्पल आप बनाएं। डिटीरियोरेट मीन्स रून, एग्जैक्टली, खराब होना, डिस्ट्रक्ट होना। कोरोना वायरस डिटीरियोरेट इंडियन इकोनॉमी डे बाय डे। यहाँ पे मनवीर अगर आप कॉन्टिन्यूटी में सेंटेंस बनाएंगे दैट विल बी बेटर। कोरोना वायरस इज डिटीरियोरेटिंग इंडियन इकोनॉमी एवरी डे। हेल्थ कॉन्शियसनेस इज़ वाइटल फॉर बेटर इम्यूनिटी। मेरे ख्याल से ये उल्टा लिख दिया आपने अंजलि। बेटर इम्यूनिटी इज़ वाइटल फॉर बेटर हेल्थ, या फिर मैं समझ नहीं पाया कि आप कैसे लिखना चाह रहे थे, दैट मे बी अ रीज़न। एक्सरसाइज प्रोवाइड्स अस लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर हेल्दी लाइफ, सो वी कैन अवॉइड टू ईट जंक फूड। वी कैन अवॉइड ईटिंग जंक फूड, दैट may give a better sense. My mother doesn't take any medicine without prescription of doctor because she is a very health conscious person. Health conscious person, आप इसे person लिख देंगे तो ये sentence complete हो जाएगा। Health conscious people were replacing the fried food in their diet with cereals. आपने यहाँ वर्क क्यों लिखा मोहम्मद, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो आप सलाह दें should replace the fried food in, और या आप सीधा लिखें कि they don't consume the fried food. Health conscious people do not consume the processed food or the fried food. Okay, next words देखते हैं क्या हैं। ओके, ये एक ही सेंटेंस में 4 वर्ड हमें सीखने को मिल रहे हैं। आर गवर्नमेंट वर्किंग ऑन इट, यहाँ पे इज़ आना चाहिए था, इज़ मिस हो गया जब मैं लिख रहा था शायद उस वक्त। Our government is working on it by promoting organic farming. पहला शब्द प्रमोट, बढ़ावा देना, by promoting organic farming for better food quality, बेहतर फूड क्वालिटी के लिए, and with initiatives like स्वच्छता अभियान। इनिशिएटिव होता है पहल या कोई मुहिम, इस तरीके के जब आप सेंस देना चाहते हैं तब इनिशिएटिव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत प्यारा शब्द है इनिशिएटिव। लाइक स्वच्छता अभियान टू कर्ब पोल्यूशन, कर्ब का मतलब होता है उसको कंट्रोल करना, या पोल्यूशन लेवल जो बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाना, कर्ब ये मतलब होता है। एंड एपिडेमिक्स लाइक डेंगू, चिकनगुनिया। ये वर्ड एपिडेमिक अब किसी के लिए भी पुराना हो चुका है, क्योंकि जब से कोरोना आया है, पैंडमिक, एपिडेमिक, ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। पहले शायद इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता था, किसी किसी को पता होता था। तो ये 4 शब्द हैं जो इस एक ही एग्जाम्पल से आप निकाल सकते हैं। प्रमोट, बढ़ावा देना किसी भी चीज़ को, इनिशिएटिव कोई मुहिम, कोई पहल बाय एनीबडी, कर्ब लगाम लगाना, कंट्रोल में रखना किसी चीज़ को,
और एपिडेमिक महामारी जैसे कि कोरोना वायरस है, उससे बड़ा एग्जाम्पल आज के वक्त में क्या हो सकता है। तो ये 4 शब्द हैं। अब ज़रूरी ये है कि आप इस पे एग्जाम्पल बनाएं। सो लेट्स सी व्हाट यू आर मेकिंग इन द कमेंट्स। गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग ड्रग्स देन हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़। मनवीर, आप आई थिंक आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ कैसे ठीक रहे, सरकार ये प्रमोट नहीं कर रही है, सरकार ड्रग को प्रमोट कर रही है। हो सकता है बहुत सारी ड्रग कंपनीज़ हैं भाई, क्या पता वो सरकार के साथ मिलके अपनी ड्रग्स बेचना चाहती हैं, दवाइयाँ बेचना चाहती हैं, मे बी। मेडिकल सर्विसेज हेल्प टू प्रमोट द पेशेंट हेल्थ। ये सेंटेंस थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी सी कमी है। आई प्रमोट राहुल टू डू आइल्स। नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। आई रेकमेंड राहुल टू डू आइल्स, ये बेटर होगा। यहाँ रेकमेंड वर्ड आना चाहिए, प्रमोट नहीं आएगा। एपिडेमिक महामारी, येस आई हैव ऑलरेडी सेड इट। क्रिमिनल्स हैज़ प्रमोटिंग द क्राइम, ये सेंटेंस वाइज गलत है, फॉर्मेशन सही नहीं है सेंटेंस की। वी शुड प्रमोटिंग, शुड के साथ प्रमोटिंग नहीं आ सकता, शुड के साथ प्रमोट आएगा। अभिराज, और इंडियन आर्मी। कोरोना वायरस इज प्रूव्ड एज अ बिग एपिडेमिक। कोरोना वायरस हैज़ प्रूव्ड a big epidemic, rather is. My mother promotes me to learn English. आप प्रमोट और प्रोम्प्ट में गलती कर रहे हैं। प्रोम्प्ट एक अलग शब्द है। प्रोम्प्ट होता है किसी चीज़ को कुछ करने के लिए कहना या बताना, ये प्रमोट है। प्रमोट और प्रोम्प्ट ये 2 अलग अलग शब्द हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 9th, इन बिग सिटीज़ पीपल आर बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ लिविंग अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बड़े शहरों में लोग हैबिचुअल हो रहे हैं एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने का। बहुत प्यारा ये टर्म है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। इसका जो एग्जैक्ट सेंस है, बिना फिज़िकल एक्टिविटी का लाइफस्टाइल, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर है। यानी कि कुछ इंसान सिर्फ खा रहे हैं और कुछ भी मेहनत का काम नहीं कर रहे, सोफ़े पे बैठ जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, वहीं से उठ के अपनी टेबल पे बैठ के खाना खा लेते हैं, फिर कहीं और जाके बैठ जाते हैं। सो दे आर नॉट इंगेजिंग इन फिज़िकल एक्टिविटीज़, जिसमें शरीर का श्रम है ही नहीं, मेहनत ही नहीं है, पसीना ही नहीं निकाल रहे, तो उसे बोलते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बिना फिज़िकल एक्टिविटी का लाइफस्टाइल, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये अच्छा शब्द है, और शहरों में ऐसा ज़्यादा हो रहा है। गाँव में बहुत सारे काम होते हैं, खेतों के, पशुओं के, तो शहरी जो लोग हैं उनके पास कंपैरेटिवली गांव के लोगों के मुकाबले कम काम होता है, तो ये प्रवृत्ति शहरों में ज़्यादा है बजाय कि गांव के। सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो चलिए आप सेंटेंस बनाएं सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसे आप रेगुलर अपनी राइटिंग, अपनी स्पीकिंग में अब के बाद से यूज़ करना शुरू करें, उससे आपका लेक्सिकल रिसोर्स का स्कोर इम्प्रूव होगा। I have been forced to spend a sedentary lifestyle because of Corona lockdown. Vikrant, this is the perfect sentence that you could have made. इससे better कुछ नहीं हो सकता. Even I lived a sedentary lifestyle. There was no physical activity because घर से बाहर नहीं जाना था, तो physical activity करते भी कहाँ पे. In the city people don't work hard. Sedentary lifestyle. Shall नहीं, आप ठीक से प्लेस नहीं कर पाए हो इस फ्रेज़ को, इस कोलोकेशन को। बिजी लाइफस्टाइल मोस्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एज वेल एज जॉब। आर्यन, आप कर क्या रहे हो? आप कोई भी वर्ड को प्लेस ही नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाते जा रहे हो। सर, प्रोविजनल वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करें प्लीज़। कुलविंदर, प्रोविजनल वर्ड, प्रोविजन वर्ड हमने कल यूज़ किया था। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। हालांकि प्रोविजनल वर्ड अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कई बार हमें प्रोवाइड करा देती है यूनिवर्सिटी मेन सर्टिफिकेट से पहले, यानी कि वो सर्टिफिकेट आपका एज अ रेप्लिका इस्तेमाल हो सकता है जब तक आपका मेन सर्टिफिकेट नहीं आता। तो प्रोविजनल पॉलिसी की सेंस में यूज़ होता है, किसी
नियम के सेंस में यूज़ होता है। तो कल हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया था। फिलहाल आप फोकस करें जो वर्ड मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछते रहेंगे, आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई बिकॉज ऑफ द time restriction, and even I have my own words to explain that are written in the list. We become more and more lazy due to sedentary lifestyle. Yes, that's correct. Sedentary lifestyle depletes our physical agility. बहुत प्यारा शब्द है, फिजिकल एजिलिटी। फिजिकल हमारी जो फुर्ती है उसको ख़त्म कर देता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। रिच पीपल लिव्ड द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लिव्ड आप इसे प्रेजेंट में लिखेंगे लिव, तब भी ये सही सेंस देगा। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। 10th, I also suggest administration to aggressively organized awareness campaigns on health safety, especially in schools and in big cities. तो इसका क्या सेंस है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यानी प्रशासन को, अगर आपने सीखना है तो आप ये शब्द भी सीख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मैं उन्हें ये सलाह देता हूँ कि वो एग्रेसिवली ऑर्गेनाइज़ करें, यानी कि एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करें। ऐसा नहीं कि एक महीने में एक कैंपेन, ऐसा होना चाहिए कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 जगहों पे अवेयरनेस कैंपेन चलें एग्रेसिवली। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अलग चलें, फिज़िकली अलग चलें। अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है? जागरूकता अभियान। कैंपेन्स अभियान को बोलते हैं। अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए जो होता है। तो ये आप एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है, हेल्थ के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है, कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं जिस पे अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं, और जो प्राइवेट जो फॉर्म्स होती हैं या NGOs होते हैं वो भी ऐसे ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चलाती रहती हैं। ऑन हेल्थ सेफ्टी स्पेशली इन स्कूल्स एंड बिग सिटीज़। स्कूल में क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, कल को वो भविष्य बनेंगे, कल को वो अलग अलग जगह पे फैल जाएंगे। अगर बच्चों में ही अवेयरनेस आ जाए तो कल का फ्यूचर तो अपने आप ही संवर जाएगा। और शहरों में ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट को लेके और स्वास्थ्य को लेके अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए, जो कि इन दोनों चीज़ों में शहरों में बुरा हाल हो रहा है धीरे धीरे करके। चलिए अब आपके सेंटेंस देख लेते हैं अवेयरनेस कैंपेन से जुड़े हुए। अवेयरनेस कैंपेन, please make sentences so that we can conclude the session. At 4 o'clock we have a session for sentence structure. We need to conclude the session before that so that I can have the next session as well. No sentence on awareness campaign? I did start an awareness campaign, in my village at initial stage of COVID. Okay Vikrant, that was so nice of you. अगर आपने ऐसा किया था, अभी भी करते रहें, अभी भी COVID-19 गया नहीं है। Government should organize awareness campaign to aware the citizens. Obviously, to make the citizens aware. Aware को एज अ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते आप, अवेयर वर्ब नहीं है, अवेयर एडजेक्टिव है। टू मेक पीपल अवेयर, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आवर टीम organizing awareness campaign related COVID-19. Okay, गवर्नमेंट आर मैनी जनरल अवेयरनेस कैंपेन। नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं बना रजनी। अवेयरनेस मीन्स सर, फिर दसो। अवेयरनेस जागरूकता, मेक समबडी अवेयर, किसी को जागरूक करना, तो ये होता है मतलब। प्रगट सिंह, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट अवेयरनेस कैंपेन फॉर गुड हेल्थ। डेफिनेटली दिस इज द प्रायोरिटी फॉर नाउ। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अवेयरनेस कैंपेन अबाउट हाइजीन इन द पेंडेमिक पीरियड। आपकी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। स्टडी टाइम, स्टडी टाइम, ओके, स्पेलिंग पे थोड़ा सा काम करें। ओके, अथॉरिटीज़ शुड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन अबाउट COVID-19। अथॉरिटीज़ तो ऑर्गेनाइज कर ही रही हैं भाई। इतने कॉल्स जो आप कॉलर ट्यून पे आप सुनते हैं वो भी अवेयरनेस कैंपेन ही एक तरह का, और उसके अलावा जो टीवी पे आते हैं सब अवेयरनेस कैंपेन हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है COVID-19 का और हम लोगों का। फ़िलहाल तो आप अपने इस वक्त को सीखने में यूटिलाइज़ करें, जैसे हम सिखाने में यूटिलाइज़ कर रहे हैं वैसे आप सीखने में यूटिलाइज़ करें। पॉजिटिव रहें, ये वक्त भी चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अपने आप को तैयार रखें, अपने
नेक्स्ट गोल के लिए, आपका गोल है आइल्स का एग्ज़ाम, उसके बाद का गोल है फ़ाइल अप्लाई करना, उसके बाद का गोल है बाहर जाके अपनी लाइफ को सेट करना, तो अपने गोल के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए उस पर आप अभी से काम करते रहें। अब ये शब्द आज के आपने कर तो लिए, इनका करना क्या है, एक बार समराइज़ कर लेते हैं इनको। आज के वर्ड्स क्या थे? एडवेंट, एमर्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेलफेयर, कॉम्पनसेट, फाइनेंशियल फ्रीडम, पोटेंशियल, एंश्योर, हेल्थ कॉन्शियस, डिटीरियोरेट, इनिशिएटिव, प्रमोट, एपिडेमिक्स, कर्ब, sedentary lifestyle and awareness campaign. So these were the words. I hope आपने ये अलग से लिख लिए होंगे, और इसका फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको 5 बार रिपीट नहीं करते। जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में बताया था, आज रात में भी रिपीट करना है, कल फिर से इन शब्दों का एक एग्जाम्पल आपको बनाना है या पुराने एग्जाम्पल को एक बार दोबारा सोचना है, हफ्ते के एंड में भी इन वर्ड्स के एग्जाम्पल को एक बार देखना है, पूरे महीने के एंड में जितने वर्ड्स कलेक्ट होते हैं, और अपने एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको एक बार सारा का सारा जो वर्ड कलेक्शन है उसको तेज़ी से गो थ्रू करना है। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम अब इन शब्दों को लग रहा है, पहली बार में लग रहा है। सो दैट्स हाउ यू विल डू ऑल दिस। आज के ही शब्द थे। जैसे कि मेरी अप्रोच रहती है, थोड़ा करो लेकिन बहुत अच्छा करो, बहुत गुणवत्ता से करो। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, सॉरी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर इन नन। हर फन मोड़ा लेकिन हर फन अधूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको बहुत सारी चीज़ें आती हों लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हों। इससे अच्छा एक चीज़ आए लेकिन बहुत अच्छे से आए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लर्निंग के दौरान ठीक रखनी चाहिए। और कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। रोज़ एक कहानी आपने सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली। तो खरगोश क्योंकि रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूटी नहीं थी उसके अंदर, कछुए के अंदर कॉन्टिन्यूटी थी, चाहे रफ्तार धीमी थी लेकिन वो फिर भी अपनी मंजिल पे पहुंच गया। तो वो कहानी बिल्कुल सही है इस एजुकेशन की परिस्थिति में भी। थोड़ा थोड़ा करें लेकिन रोज़ करें। ऐसा नहीं है कि संडे वाले दिन 4-5 घंटे लगा लिए और बाकी के सारा दिन छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। तो पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें। जो नए स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े थे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि हम लोग भी थोड़ा ग्रो करें। अगर हम कुछ अच्छा काम एजुकेशन में कर रहे हैं तो वी डिज़र्व कि हम भी ग्रो करें, ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएँ, हमारा भी परिवार चलता रहे, हमारा भी गुजर बसर ठीक से होता रहे। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका ये प्यार प्रेम हमारे साथ बना रहेगा, आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे, ये सेशन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मुझे 8 मिनट का एक ब्रेक मिल जाएगा बीच में, मैं उस दौरान पानी वगैरह पी लूँगा, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं ग्रामेटिकल सेंटेंस का सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।